चलिए आज बात करते हैं भारतीय कानून के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की। एक ऐसा कानून जो न जाने कितनी जिंदगियों पर असर डालता है। हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के कानून की। अब देखिए, सीधे कानून की धाराओं में कूदने से पहले एक मिनट रुककर सोचते हैं। ये जो हम कहते हैं परिवार का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या वित्तीय सुरक्षा कवच, इसका असल मतलब क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो इस कानून का जो दिल है, जो इसका मूल मकसद है, वो बहुत ही साफ और पावरफुल है। इसका बस एक ही काम है, भुखमरी और बेसहारापन को रोकना। ये पक्का करना कि कोई भी अकेला और बिना सहारे के न रह जाए। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इतने सालों से हमारे समाज का एक मजबूत हिस्सा बना हुआ है। तो ये कानून असल में एक नैतिक जिम्मेदारी को, एक मॉरल ऑब्लिगेशन को कानूनी ताकत देता है। सीधा सा हिसाब है, अगर किसी के पास कमाने का साधन है तो वो अपने परिवार के उन सदस्यों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता जो खुद अपना गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी अपडेट है। हाल ही में कानूनों में कुछ बदलाव हुए हैं। तो जो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी था, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस 2023 हो गया है। पर, और ये सबसे ज़रूरी बात है, नाम भले ही बदल गया हो, इस कानून की आत्मा, इसका जो मूल सिद्धांत है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, ये आखिर किसके लिए है? कौन-कौन लोग इसके तहत मदद मांग सकते हैं? कानून ने इस बारे में बहुत साफ-साफ बताया है। सबसे पहले बात करते हैं पत्नी की। अब यहाँ पत्नी शब्द की परिभाषा काफी वाइड है। इसमें सिर्फ वो महिला नहीं है जिसकी शादी हुई है, बल्कि वो महिला भी शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है। और जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है समझने के लिए। पत्नी के बाद आते हैं बच्चे। और देखिए, कानून यहाँ बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट, अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उसे सपोर्ट पाने का पूरा हक है। हाँ, पर बच्चों के मामले में कुछ नियम और भी हैं जो उनकी उम्र और हालात पर निर्भर करते हैं। जैसे कि जो बच्चे माइनर हैं यानी नाबालिग हैं, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं। अब अगर कोई नाबालिग बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो जिम्मेदारी उसके पिता की होगी। और जो बच्चे मेजर हो चुके हैं यानी वयस्क, वो सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं जब कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम की वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हों। और आखिर में यह कानून माता पिता को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो माँ बाप जो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकते। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। अदालतों ने समय के साथ इस कानून की व्याख्या को और भी प्रोग्रेसिव बनाया है। पहले सिर्फ बेटों को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन अब बेटियों को भी अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कौन क्लेम कर सकता है, पर यह काम कैसे करता है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, किसी भी मेंटेनेंस क्लेम के कामयाब होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, जो इंसान सपोर्ट मांग रहा है वो सच में अपना गुजारा करने में असमर्थ हो। दूसरी, जिससे सपोर्ट मांगा जा रहा है उसके पास साधन होने चाहिए, मतलब वो कमाने खाने में सक्षम हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि उस व्यक्ति ने सपोर्ट देने से साफ मना कर दिया हो या अनदेखी की हो। ये तीनों बातें साबित करनी पड़ती हैं। इसका जो कानूनी प्रोसेस है वो भी काफी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है, फिर इस बात का सबूत पेश किया जाता है कि सपोर्ट देने से इनकार किया गया है। अगर ये साबित हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट हर महीने एक तय रकम देने का आदेश देते हैं। और हाँ, केस चलने के दौरान भी कोर्ट अंतरिम यानी टेम्परेरी मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है, जिसका फैसला नोटिस के 60 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए। अगर कोई आदेश नहीं मानता तो उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। लेकिन एक मिनट, ये जो मेंटेनेंस का अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मिलेगा ही। कानून में कुछ ऐसी कंडीशंस भी बताई गई हैं जहां एक पत्नी का दावा खारिज किया जा सकता है। तो वो कौन सी वजह है? पहली, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है। दूसरी, अगर वो बिना किसी ठोस वजह के अपने पति के साथ रहने से मना करती है। और तीसरी, अगर वो दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। इन सिचुएशंस में पत्नी का मेंटेनेंस का दावा कमजोर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कानून की किताबों में तो सब लिखा है, पर असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है,
ये हमें पता चलता है कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों से, जिन्होंने इस कानून को सही मायने दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस, एक ऐतिहासिक केस। इसी केस ने यह तय कर दिया कि ये कानून सेक्युलर है, ये सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, ये किसी पर्सनल लॉ के तहत नहीं आता। और कोर्ट्स ने समय के साथ इसकी परिभाषा को और भी बड़ा किया है। जैसे कमला वर्सेस एमआर मोहन कुमार केस में कहा गया कि शादी का कोई सख्त सबूत होना जरूरी नहीं है। इसी तरह चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहा है तो भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बन सकती है। मतलब कोर्ट ने हमेशा लीगल बारीकियों से ज्यादा रिश्ते की सच्चाई पर जोर दिया है। और फिर भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ किसी को जिंदा रखना नहीं है, जैसे तैसे गुजारा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि एक महिला उसी सम्मान और उसी लाइफस्टाइल के साथ जी सके जैसा वो अपने पति के घर में जीती। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब ये सवाल उठता है कि कोर्ट ये कैसे तय करता है कि कितनी रकम उचित या रीजनेबल है। इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसके लिए कुछ साफ गाइडलाइंस बनाई हैं। ये गाइडलाइंस हमें रजनेश वर्सेस नेहा के केस से मिली। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस की रकम तय करते समय कई चीज़ों को देखना होगा, जैसे दोनों पार्टियों का स्टेटस क्या है, पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, पति की इनकम और कमाई की क्षमता कितनी है, साथ ही पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है और क्या वो कमा सकती है, उसने परिवार के लिए क्या त्याग किए हैं, और यहाँ तक कि केस लड़ने का खर्च भी इसमें शामिल होता है। कोर्ट ने यह भी ज़रूरी कर दिया कि दोनों पक्ष अपनी इनकम और संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक डायनामिक सोशल सेफ्टी नेट है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे समाज में परिवार की बनावट बदल रही है, सामाजिक नियम बदल रहे हैं, तो इस जरूरी कानून का भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में ये और कैसे बदलेगा? नमस्कार। कानूनी प्रक्रियाएं है ना, अक्सर काफी उलझी हुई लगती हैं, खासकर जब बात आर्थिक सहारे या मेंटेनेंस की हो। तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि भारत में गुजारा भत्ते के लिए दावा करने का सही और आसान तरीका आखिर है क्या। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। जब किसी को आर्थिक सहारे की जरूरत पड़ती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें। तो इस बातचीत में हम इसी पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेंगे। अच्छा, किसी भी कानूनी लड़ाई का सबसे पहला उसूल क्या है? सही मैदान चुनना। कानून की दुनिया में इसी मैदान को जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका केस कौन सी अदालत सुन सकती है, और यह जानना बेहद बेहद जरूरी है। और पता है, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कानून बनाने वालों ने ना इस नियम को बहुत सोच समझकर बनाया है। उन्होंने उस इंसान के नजरिए से सोचा जिसे मदद की जरूरत है। इसीलिए इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत आसान है। जिसे मेंटेनेंस चाहिए उसे इंसाफ के लिए दर दर भटकना ना पड़े। तो इसी सुविधा को पक्का करने के लिए कानून ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर केस फाइल करने का ऑप्शन दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, केस वहां हो सकता है जहां दूसरा इंसान रहता है, या फिर जहां दोनों में से कोई भी एक रहता है। इतना ही नहीं, जहां दोनों आखिरी बार साथ रहे थे या जहां दूसरे पक्ष के माता पिता रहते हैं, वहां भी केस किया जा सकता है। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी सहूलियत के हिसाब से अदालत चुनने की आज़ादी देना। तो चलिए मान लेते हैं केस सही अदालत में पहुंच गया। अब आगे क्या? अब देखते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या होता है, खासकर जब बात सबूतों की आती है। अब आते हैं सबूतों पर। यहाँ पे ना इंसाफ का एक बहुत ही बेसिक सा रूल काम करता है, फेयरनेस। यानी कोई भी सबूत किसी के पीठ पीछे पेश नहीं हो सकता। नियम बिल्कुल साफ है, सारे सबूत उस व्यक्ति या उसके वकील के सामने ही रखे जाएंगे जिसके खिलाफ केस है। इससे ये तय होता है कि कहानी का अपना अपना पक्ष रखने का बराबर मौका दोनों को मिले। लेकिन कानूनी कार्रवाई में एक अड़चन आ सकती है। क्या होगा अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में आए ही नहीं तो? चलिए देखते हैं कानून इस सिचुएशन से कैसे निपटता है। ये सवाल बहुत जरूरी है ना? क्या कोई सिर्फ कोर्ट न आकर पूरी कानूनी कार्रवाई को रोक सकता है?
मतलब अगर कोई जानबूझकर सुनवाई से भाग रहा हो तो क्या केस वहीं का वहीं रुक जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसी ही सिचुएशन के लिए कानून में एक चीज है एक्स पार्टे ऑर्डर। इसका सीधा सा मतलब है एक पक्ष की गैर मौजूदगी में दिया गया फैसला। अगर एक पक्ष जानबूझकर नहीं आता तो अदालत सिर्फ दूसरे पक्ष को सुनकर ही अपना फैसला सुना सकती है। ये एक बहुत मजबूत कदम है ताकि कोई भी न्याय की प्रक्रिया का मजाक न बना सके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई सच में किसी मजबूरी से सुनवाई में नहीं आ पाया तो उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं, कानून यहाँ भी एक मौका देता है। अगर किसी के खिलाफ एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया है तो वो 3 महीने के अंदर उसे रद्द करने के लिए अप्लाई कर सकता है। शर्त बस ये है कि उसे अपनी गैर मौजूदगी का कोई ठोस कारण बताना होगा। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बारीकी समझते हैं जो एक असली अदालती केस से निकल कर आई है। ये रहने की जगह या रेजिडेंस के मतलब को और भी ज्यादा साफ कर देती है। यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताया है। देखिए, बात सिर्फ रहने की नहीं है, बात नीयत की है। अगर कोई किसी वजह से कुछ समय के लिए किसी शहर में रह रहा है तो ठीक है, वहाँ केस हो सकता है। पर अगर कोई सिर्फ और सिर्फ केस करने के इरादे से ही वहां कुछ दिन जाकर रहने लगे तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसे ही फॉरम शॉपिंग कहते हैं और ये कानून का गलत इस्तेमाल माना जाता है। और कोर्ट के शब्द खुद इस बात को कितने अच्छे से समझाते हैं। कोर्ट का नजरिया एकदम साफ है। कानून का मकसद मदद करना है, किसी को पते की छोटी मोटी तकनीकी बातों में फंसाना नहीं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर कोई इस प्रक्रिया से गुजर रहा है तो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो उसे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? चलिए फटाफट इनको देख लेते हैं। तो 4 चीजें हैं जो याद रखनी है। पहली, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब केस फाइल करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। दूसरी, फेयरनेस, यानी सुनवाई में दोनों पार्टियों को बराबर मौका मिलता है। तीसरी, कंटिंजेंसी, यानी अगर कोई नहीं आता तो उसके लिए भी एक्स पार्टी का सिस्टम है। और चौथी, सबसे जरूरी, नुआंस, यानी रहने की जगह का मतलब आपकी नीयत से तय होता है, सिर्फ एड्रेस से नहीं। और आखिर में ये सारी प्रक्रिया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सवाल ये है कि कोई भी कानूनी सिस्टम तेजी और इंसाफ के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो दोनों पार्टियों के लिए फेयर हो लेकिन जिसमें न्याय मिलने में सालों न लगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था आज भी ढूंढ रही है। जरा सोचिए, किसी को कोर्ट से हर महीने मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मिल रहा हो और अचानक उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाए, या फिर जो इंसान भत्ता दे रहा है उसकी नौकरी ही चली जाए, तो क्या ऐसे में कोर्ट का पुराना आदेश पत्थर की लकीर बना रहेगा? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 146 के जरिए। ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा, या शायद किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ भी हो। देखिए, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और अच्छी बात यह है कि हमारा कानून भी इस सच्चाई को समझता है। तो सवाल सीधा है, क्या मेंटेनेंस का आदेश हमेशा हमेशा के लिए होता है? चलिए पता करते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे कानून की एक बहुत ही जरूरी धारा में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 146। ये धारा आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि न्याय वक्त के साथ प्रैक्टिकल और फेयर बना रहे, चाहे हालात कितने भी क्यों ना बदल जाएं। तो चलिए इस कानूनी प्रावधान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये धारा सिर्फ आदेश को खत्म करने के बारे में नहीं है। नहीं, कई बार सिर्फ भत्ते की रकम में बदलाव करने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। किसी भी बदलाव का जो कानूनी आधार है वो है परिस्थितियों में बदलाव का सबूत। जैसे अगर मेंटेनेंस देने वाले की आमदनी दोगुनी हो जाती है तो मेंटेनेंस पाने वाला इसे बढ़ाने की मांग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देने वाले को कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिसके इलाज में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसे भी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव मानकर भत्ता कम करने की अर्जी दी जा सकती है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये असल में काम कैसे करता है। बाईं तरफ है मूल आदेश जो उस समय के हालात देखकर दिया गया था, और दाईं तरफ हम देखते हैं कि कैसे नए सबूतों के आधार पर मजिस्ट्रेट उस रकम को बदल सकते हैं ताकि फैसला आज की हकीकत के हिसाब से सही और न्यायपूर्ण हो सके। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां भत्ते की रकम बदलने से काम नहीं चलता, बल्कि पूरे के पूरे आदेश को ही रद्द करना पड़ता है। कानून इसके लिए कुछ खास और बिल्कुल साफ वजहें बताता है।
तो आदेश को मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता। इसके 4 ठोस कारण हैं। पहला, अगर महिला दोबारा शादी कर लेती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तब उसकी वित्तीय जिम्मेदारी उसके नए पति पर आ जाती है। दूसरा, अगर पर्सनल लॉ के तहत तलाक के वक्त तय की गई सारी रकम एक ही बार में दे दी गई है। तीसरा, अगर महिला खुद ही लिखकर अपना यह अधिकार छोड़ दे। और चौथा, अगर किसी बड़ी सिविल कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ जाए जो इस मेंटेनेंस आदेश को खत्म करने को कहे। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। सवाल ये है कि जब कोई आदेश रद्द होता है तो वो किस तारीख से लागू माना जाता है? जिस दिन अर्जी दी गई थी उस दिन से, या फिर जिस दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया उस दिन से? केरल हाईकोर्ट का ये फैसला इससे बिल्कुल साफ कर देता है। कानूनी भाषा में इसे प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये भविष्य पर लागू होता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी ये पिछली किसी तारीख से लागू नहीं हो सकता। तो जब तक अदालत नया आदेश नहीं देती, पुराना आदेश पूरी तरह से लागू रहता है। इस टाइमलाइन से ये बात एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए अर्जी दी गई 1 जनवरी को, कानूनी प्रक्रिया चली और मजिस्ट्रेट ने 1 जून को आदेश रद्द कर दिया। इसका मतलब मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी 1 जून तक बनी रहेगी। जनवरी से मई तक का भुगतान करना ही होगा। ये नियम ये पक्का करता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान किसी भी पक्ष को अचानक से वित्तीय अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। तो हमने धारा 146 के तहत मेंटेनेंस आदेश में बदलाव, उसे रद्द करने के आधार और सबसे जरूरी उसके लागू होने की तारीख के नियम को समझा। आइए अब इस पूरी चर्चा के मुख्य टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। तो ये 4 बातें याद रखना बेहद जरूरी है। पहला, मेंटेनेंस के आदेश बदलते हालात के साथ बदल सकते हैं। दूसरा, बदलाव के लिए ठोस सबूत चाहिए। तीसरा, आदेश रद्द करने की वजह कानून में साफ तौर पर दी गई हैं। और सबसे जरूरी बात, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, कोई भी रद्दीकरण हमेशा भविष्य के लिए होता है, अतीत के लिए नहीं। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कानून हमें दिखाता है कि न्याय कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी के साथ साथ विकसित होता है और बदलता है, ताकि हमेशा निष्पक्ष और प्रैक्टिकल बना रहे, चाहे जिंदगी हमें किसी भी मोड़ पर ले जाए। अदालत का एक आदेश हाथ में तो है, लेकिन न्याय अभी भी कोसों दूर है। ये भारत में उन हजारों लोगों की कहानी है जो गुजारा भत्ते यानी मेंटेनेंस के लिए संघर्ष करते हैं। तो आज हम उस नए कानून को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर निराश कर देती है। सोचिए, एक अदालत किसी के हक में फैसला देती है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा एक तरह से बेमतलब हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भुगतान करना है वो देश के किसी दूसरे कोने में रहता है। तो सवाल ये है कि कानून के इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, सालों से ये एक कानूनी दीवार की तरह था। किसी के पास एक वैध अदालती आदेश होता था, लेकिन उसे लागू करवाने की जो लड़ाई थी वो अपने आप में एक और मुकदमे जैसी बन जाती थी। और न्याय की इस दौड़ में जिन्हें हक मिलना चाहिए था वो अक्सर पीछे रह जाते थे। लेकिन अब इस उलझी हुई गांठ को खोलने के लिए कानून में ही एक सीधा साधा रास्ता दे दिया गया है। एक ऐसा प्रावधान जो इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ आसान बल्कि बहुत शक्तिशाली भी बनाता है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। तो ये समाधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 147। अब ये सिर्फ एक सेक्शन नंबर नहीं है, समझ लीजिए ये वो कानूनी औजार है जो एनफोर्समेंट के लागू करवाने के सारे नियम बदल रहा है। कानून कहता है, आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है। इन चंद शब्दों में ही इस कानून की असली ताकत छिपी है। मतलब साफ है, अब न्याय की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होगी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। अच्छा, ये कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि पावर है, बल्कि ये उसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही साफ रास्ता भी दिखाता है। और जानते हैं, इसे जानबूझकर इतना सिंपल बनाया गया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और अपने हक के लिए इस्तेमाल कर सके। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, ये कितनी सीधी है। पहला कदम, आदेश की एक कॉपी मुफ्त में मिलती है। दूसरा, भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाता है। तीसरा, देश के किसी भी मजिस्ट्रेट के पास वो आदेश लेकर जाया जा सकता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, मजिस्ट्रेट सिर्फ पहचान और ये पुष्टि करता है कि भुगतान नहीं हुआ है, बस कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं।
और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला कदम है ना, वो अपने आप में बहुत खास है। कानून साफ साफ कहता है कि ऑर्डर की कॉपी बिना किसी पेमेंट के दी जाएगी। ये छोटी सी बात ये पक्का करती है कि न्याय पाने के रास्ते में कोई पैसों की रुकावट ना आए। चलिए अब आते हैं इस कानून के सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू पर। वो है ज्योग्राफिकल सीमाओं का खात्मा। अब अधिकार क्षेत्र या जिसे हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, वो सब कानूनी रुकावटें अब कोई मायने नहीं रखती। कानून में जो लिखा है किसी भी स्थान, इसका मतलब बिल्कुल साफ समझाया गया है। जरा सोचिए, अगर ऑर्डर दिल्ली की अदालत ने दिया है लेकिन जिस व्यक्ति को पेमेंट करनी है वो मुंबई में बैठा है, तो इस नए कानून के हिसाब से अब मुंबई का कोई भी मैजिस्ट्रेट दिल्ली के उस ऑर्डर को फौरन लागू कर सकता है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। ये बहाना तो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया कि मैं उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता। और ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है जो सालों से बस इंतजार ही कर रहे थे। तो इन सारे कानूनी बदलावों का असल में ज़मीनी स्तर पर क्या मतलब निकलता है, ये एक आम इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, चलिए इसके असली प्रभाव को समझते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये कानून हर तरह की रुकावट को हटाता है। मुफ्त कॉपी से पैसों की रुकावट हटी, देश भर में लागू होने से जगह की रुकावट हटी, और आसान प्रक्रिया से ब्यूरोक्रेटिक मतलब कागजी कार्रवाई की रुकावट हटी। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, रिजल्ट देना। तो कुल मिलाकर ये धारा 147 एक अदालती फैसले को सिर्फ कागज के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा, उसे एक ताकतवर, पूरे देश में असर रखने वाले हथियार में बदल देती है। और ये हथियार उन लोगों के हाथ में दिया गया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब मेंटेनेंस के ऑर्डर बिना किसी रोक टोक के पूरे देश में एक हकीकत बन जाएंगे, तो भारत में फाइनेंशियल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय की तस्वीर असल में कितनी बदल जाएगी।